जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बहुत दिन बाद आए हैं, किसी काम में बिजी थे जिसके वजह से हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था YouTube पे। तो हम देखते हैं, अपन इकोनॉमी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमी में हमने इन्फ्लेशन स्टार्ट किया था, राइट। इन्फ्लेशन स्टार्ट किया था, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति स्टार्ट किया था हमने, इसके कुछ बेसिक देखे थे, यानी हमने मुद्रास्फीति का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा मुद्रास्फीति का सेकेंड लेक्चर होगा। तो अपन जहाँ तक किए थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो क्या था, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप कि आपको इन्फ्लेशन क्या होता है पता होगा, राइट। महंगाई जिसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे क्या, मुद्रास्फीति के प्रकार। मुद्रास्फीति के प्रकार, राइट। यानी जो देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो मतलब कितने प्रकार की होती है, राइट। तो सबसे पहला जो है, ये इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक जो है वो क्या है, सामान्य मूल्य में परिवर्तन के आधार पर। एक तो है कि किसी वस्तु की कीमत कितनी बढ़ गई उसके हिसाब से, और दूसरा होता है कारणों के आधार पर, राइट। दूसरा है कारणों के आधार पर। तो हमने क्या देखा अभी कि मुद्रास्फीति के जो प्रकार है वो एक तो डिपेंड करता है क्या, सामान्य मूल्य में, यानी जो वस्तु की कीमत है वो इस साल कितनी है और अगले साल में वो कितने में मिल रही है या मिलेगी, इस पर डिपेंड करता है। तो वो सारे फैक्टर किस में आएंगे, सामान्य मूल्य में परिवर्तन के आधार पर। दूसरा होता है कारणों के आधार पर। कारणों के आधार पर में हम देखेंगे, जैसे मुद्रास्फीति की दो स्थितियाँ होती है, एक तो डिमांड और एक सप्लाई। तो एक मांग जनित और एक लागत जनित मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। ये हम देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, सामान्य मूल्य में परिवर्तन के आधार पर। तो हम देखते हैं कि सामान्य मूल्य में परिवर्तन के आधार पर इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, राइट। थोड़ा सा आवाज आ रहा होगा बाहर से, तो उसको मैनेज करना। सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर, राइट। देखो, सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर जो सबसे पहला होता है वो होता है रेखती मुद्रास्फीति। क्या है, रेंगती मुद्रास्फीति। रेंगती मुद्रास्फीति क्या होता है, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब कीमत 3% से बढ़ती है, राइट। 3% से बढ़ती है का क्या मतलब है, जैसे मान लो जो सामान हमें 100 रुपये में मिल रहा था, जो प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा था, अगर वो प्रोडक्ट हमें 103 रुपये में मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे देश में क्या चल रही है, रेंगती मुद्रा इन्फ्लेशन की स्थिति है, राइट। एक होता है दूसरा क्या, चलती मुद्रास्फीति। चलती मुद्रास्फीति, इसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। एक क्या होता है, चलती मुद्रास्फीति, राइट। तो चलती मुद्रास्फीति में क्या होता है, चलती मुद्रास्फीति के अंदर जो आता है वो 4 से 5%, राइट। जैसे देखो, अगर हमारे देश में 3% की इन्फ्लेशन देखी जाती है तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में रेंगती मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न है। अगर 4 से 5% महंगाई चल रही हो, जैसे 100 की प्रोडक्ट है, अगर वो हमें 105 में मिलने लगे, 105 रुपये में हमें मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे देश में चलती मुद्रास्फीति की यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन चल रही है, राइट। ये हो गया। एक तीसरा होता है क्या, दौड़ती इन्फ्लेशन। दौड़ती मुद्रास्फीति। दौड़ती मुद्रास्फीति में क्या होता है, जैसे देखो ये 4 से 5 हो गया, इसमें क्या होगा 9% तक जाएगा, राइट। जब इन्फ्लेशन 5 के बाद
यानी 6, 7, 8, 9 इस स्थिति में रहती है। जैसे मान लो अगर 100 रुपये का सामान हो अपने पास और वो अपने को 106 रुपये में मिल रहा हो, 107 रुपये में मिल रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि हमारे देश में क्या चल रही है, दौड़ती मुद्रास्फीति यानी रनिंग इन्फ्लेशन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो। रनिंग इन्फ्लेशन की स्थिति है। तो ये हो गया कुछ, अभी 1-2 और है वो अपन देखते हैं। तीन हो गया। एक चौथा अपने पास है क्या, कूदती मुद्रास्फीति, राइट। देखो इसका नाम है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। कूदती मुद्रास्फीति में क्या होता है कि ये 10% से लेके 999% तक बढ़ जाए, ये बहुत हेवी होता है ना। कूदती मुद्रास्फीति जब हमारे देश में इन्फ्लेशन की रेट 10 से 999% तक हो, मतलब ये कि जो हमारे पास 100 की सामान है वो 110 से कितने तक मिल रही है, 9,990 तक मिल रही है, राइट। यानी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है रेट। यानी 100 रुपये की सामान हमें जब 10% से अधिक से बढ़ा दो इसको, यानी मान लो 110 में मिलने लगे, तो हम उसमें क्या बोलेंगे, ये कूदती इन्फ्लेशन है। यानी इस ये वाले स्थिति जब हमारे देश में आती है तो उसे हम बोलते हैं कूदती मुद्रास्फीति। अब अपने पास एक और मुद्रास्फीति है, वो है हाइपर इन्फ्लेशन, राइट। हाइपर इन्फ्लेशन, नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, उस पर जाइएगा तो आपको पीडीएफ मिलेगा वहाँ से, ठीक है। एक क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि 999 यानी 1000 से ज़्यादा से जब महंगाई रेट चल रही हो देश में, यानी 1000 से ज़्यादा से, जैसे मान लो कि जो सामान आज आप 5 रुपये में लाए हो अगले दिन 5000 हो जाए, 10,000 हो जाए, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी देश में जो है ना बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी देश की स्थिति हाइपर इन्फ्लेशन जैसी हो गई हो तो समझो कि उसकी अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो रही है, राइट। हाइपर स्थिति, जब हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति होती है उसमें क्या होता है देश में, जैसे मान लो हर कोई के पास पैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा जब आ जाती है इकोनॉमी में, तब हम उस स्थिति को बोलते हैं क्या, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में प्रोडक्ट की कीमत आसमान छू जाती है क्योंकि वो 1000% से ज़्यादा से बढ़ती है, राइट। क्या है, 1000% से अधिक से बढ़ती है। यानी समझो 100 की सामान तुम्हें कितने में मिलेगी, लाख तरफ जाएगा, है ना, 100 रुपये की सामान। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमने अभी क्या देखा, सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर अपने पास मुद्रास्फीति। एक बार इसको हम शॉर्ट में बताते हैं आपको एक ही बार में, राइट। यहां लिखते हैं प्रकार। क्या था पहला, रेंगती। रेंगती इन्फ्लेशन में क्या होता है, 3% से बढ़ता है, राइट। उसके बाद क्या था, चलती या वॉकिंग, इसमें क्या था 4 से 5%। उसके बाद क्या था, दौड़ती। दौड़ती में क्या था, यानी 9% तक। उसके बाद क्या था, कूदती। कूदती इन्फ्लेशन में क्या हो गया, यानी 10 से 999% तक। उसके बाद क्या था, हाइपर। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या था, मोर देन 999%। यानी ये इतने सारे स्थिति होती है किसमें, सामान्य मूल्य में परिवर्तन के आधार पर इन्फ्लेशन के प्रकार, राइट। हमने देख लिया क्या क्या हो। एक रेंगती मुद्रास्फीति जब अर्थव्यवस्था में 3% हो, चलती मुद्रास्फीति जब अर्थव्यवस्था में की महंगाई 4 से 5% चल रही हो उसमें, दौड़ती में जब इकोनॉमी में 9% की महंगाई चल रही हो, कूदती में जब 10 से 999% तक चल रही है, और हाइपर में तो छोड़ ही दो, यानी 999 से ज़्यादा, यानी रातों रात कीमत बढ़ जाती है इसमें, है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। आई होप कि आपको सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर इन्फ्लेशन के टाइप समझ में आए होंगे, राइट। अब देखो इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट नया है वो मैं बताता हूँ। लचीली मुद्रास्फीति,
लक्षित ढांचा, राइट। ये क्या होता है, लचीली मुद्रास्फीति एवं लक्षित ढांचा, ये क्या होता है ये देखो। तो हमारी जो भारत सरकार है, इसे 2015 में क्या किया, अपनाया और 2016 में लागू किया। दो 2015 में अपनाया और 2016 में लागू किया। बट द क्वेश्चन इज कि ये है क्या। तो ये एक नियम है, ये एक कानून कह सकते हो। इसमें क्या है कि आरबीआई जो अपनी ये है सरकार है भारत की, वो मान लो जैसे भारत सरकार हो गया और एक आरबीआई, राइट। भारत सरकार आरबीआई से मिलके कि जैसे मान लो 5 साल के लिए ये बनती है। तो जैसे मान लो अभी 16 से 21, 21 से 26, अभी 21 से 26 वाला चल रहा है, राइट। तो इसमें हम 5 साल में जो है ना, भारत सरकार और आरबीआई ये दोनों मिलके ये डिसाइड करती है कि जो हमारे देश की जो इन्फ्लेशन है वो कितने होने चाहिए, राइट। समझ में आया क्या है ये। यानी लचीली मुद्रास्फीति एक तरह का नियम और कानून है जिसमें भारत सरकार आरबीआई से सलाह लेकर अगले 5 साल तक हमारे देश की इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए ये बात फिक्स करती है, राइट। तो अभी जो चल रही है वो है 4% और प्लस माइनस 2%, राइट। यानी 4 में अगर वो कर दोगे, माइनस कर दोगे तो कितना हो गया 2, और 4 में प्लस कर दोगे तो 6, यानी 2 से 6। हमारे देश में हमारे जो गवर्नमेंट है अभी, वो मुद्रास्फीति की जो है ना, वो लचीली मुद्रास्फीति की जो टारगेट है वो कितना है 2 से 6%। यानी हमारे देश में 2 से 6% की महंगाई का टारगेट लेके चल रही है अपनी भारत सरकार। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लचीली मुद्रास्फीति एवं लक्षित ढांचा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको जो है भारत सरकार ने कब 2015 में अपनाया एवं 2016 में लागू किया, और 2016 से 21 चला था ये, और अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है 2021 से 26, यानी 2026 तक हमारा जो टारगेट है वो क्या है 2 से 6% होना चाहिए इन्फ्लेशन। ये हमारे इंडिया का टारगेट है। आई होप कि आपको सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार समझ में आए होंगे। इसमें कितने होते हैं, सबसे पहला एक हमने देखा रेखती मुद्रास्फीति। रेखती मुद्रास्फीति में क्या होता है कि जब महंगाई रेट 3% से बढ़ रही हो, जब इन्फ्लेशन 3% से बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं रेंगती मुद्रास्फीति, राइट। दूसरा क्या था अपने पास, चलती मुद्रास्फीति यानी वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है जब महंगाई रेट 4 से 5% होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% होती है तो उसे हम बोलते हैं चलती मुद्रास्फीति। उसके बाद क्या था अपने पास दौड़ती मुद्रास्फीति। दौड़ती मुद्रास्फीति क्या होता है जब इन्फ्लेशन रेट 9% तक पहुंच जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं दौड़ती या रनिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद क्या है कूदती इन्फ्लेशन। कूदती इन्फ्लेशन में क्या होता है जब इन्फ्लेशन, जब महंगाई यानी 2 डिजिट से 3 डिजिट तक पहुंच जाए, यानी 10 से 999% तक पहुंच जाए, यानी 10% से 999% तक पहुंच जाए तो उसे हम बोलते हैं कूदती इन्फ्लेशन या कूदती मुद्रास्फीति। उसके बाद एक लास्ट हमने देखा हाइपर इन्फ्लेशन, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। हाइपर इन्फ्लेशन में महंगाई रेट आसमान छू जाती है क्योंकि 1000% से वो लाखों % तक पहुंच जाती है। और हाइपर मुद्रास्फीति की स्थिति में देश में जो मुद्रा की कीमत है बहुत घट जाती है, और मतलब ऐसे रोड पे मुद्रा छिटे पड़े मिलते हैं, है ना। ये बहुत बार हो चुका है। हंगरी में हुआ था 1946 में, वेनेजुएला में हुआ था 2018 में, है ना, इस टाइप को। यानी इसको क्या बोलते हैं अपन हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। उसके बाद हमने देखा क्या मुद्रा, ये क्या है लचीली मुद्रास्फीति एवं लक्षित ढांचा। इसमें क्या होता है ये एक कानून है जिसे भारत सरकार ने 2015 में अपनाया एवं 2016 में लागू किया। ओके, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत होता है कि भारत सरकार आरबीआई से सलाह लेकर, क्योंकि पैसों का जो मैटर आएगा तो आरबीआई इसमें इंटरफेयर आता ही है, तो भारत सरकार आरबीआई से सलाह लेकर अपने देश में अगले 5 साल के लिए इन्फ्लेशन रेट क्या होनी चाहिए वो फिक्स करते हैं। तो अभी जो हमारे देश में चल रहा है वो है 4% प्लस माइनस 2%, यानी 2 से 6%। अभी हमारी भारत सरकार 2 से 6% के इन्फ्लेशन पे काम कर रही है, राइट। 2016 से एक चला था अपने पास, 2016 में लागू किया, तो 2016 से 2021, और अब जो चल रहा है वो 2021 से 2026 तक के लिए चल रहा है। तो अभी तक हमने इतना देखा है। तो हमने ये जो है मुद्रास्फीति के प्रकार में जो एक था सामान्य कीमत में परिवर्तन के आधार पर, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। 3% बढ़ने का मतलब क्या है, 100 की समान 103 में
4 से 5% यानी 100 रुपये की सामान अगर 104 से 5 रुपये में मिल रहा हो प्रोडक्ट, राइट, 9% बढ़ने का मतलब है कि जब 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो ये 100 रुपये का मार्कर है और ये हमें 109 रुपये में मिल रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे देश में दौड़ती इन्फ्लेशन चल रही है। तो ये था पूरा अभी तक जो हमने क्लास किए हैं उसका। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, और ये सामान्य कीमत वाला तो हो गया। अब ओके, सो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कारणों के आधार पर, राइट। दूसरा क्या था? यानी मुद्रास्फीति को हम कारणों के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो कारणों के आधार पर इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, राइट। एक क्या होता है? मांग जनित मुद्रास्फीति, मांग जनित एक होता है मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा होता है लागत जनित मुद्रास्फीति। एक क्या होता है? मांग जनित मुद्रास्फीति और एक होता है लागत जनित मुद्रास्फीति, राइट। तो अब हम देखते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होता है और लागत जनित मुद्रास्फीति क्या होता है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्या? मांग जनित। देखो, मांग जनित के लिए सबसे पहले एक वो देखना, मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? जब देश में महंगाई मांग के बेस पर हो, यानी डिमांड जब देश में ज़्यादा हो जाए और सप्लाई सेम रहे, उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? तब जो हमारे देश में इन्फ्लेशन चलेगा उसको हम बोलेंगे कि ये मांग के कारण हुआ है, इसलिए मांग जनित इन्फ्लेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ग्राफ समझना, ठीक है। मान लो ये हमारा सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई, राइट। इसमें मान लो हम इसमें AS और AD दिखा रहे हैं, ठीक है। इधर क्या है? कीमत, राइट। अब देखो ये हो गया, मान लो ये हमारा पहले ऐसा मान दो, देखो, चलो ये भी हो सकता है। जैसे देखो ये हो गया एक, मान लो, राइट, ये अपना AD है, राइट, और AD यानी डिमांड है अपना, राइट। और देखो जब डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई सेम है, डिमांड हमने क्या किया? बढ़ा दिया। तो ये क्या है? अपना कीमत। देखो पहले कीमत कितनी थी? यहाँ पे कीमत जो भी रहा होगा मान लो 4 है। उसके बाद क्या है? जब हमने डिमांड को बढ़ा दिया, यानी हमारी मांग जो है वो बढ़ गई लेकिन सप्लाई क्या है? सेम है। सप्लाई को हमने कुछ नहीं किया, डिमांड को बढ़ा दिया, ये क्या होगा? AD डैश मान लो, ये भी AD डैश है ना। अब देखो जैसे ये मान लो कीमत है और कीमत मान लो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से है, ठीक है। ये अपना AD यानी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण मांग, ठीक है। अब देखो हमने डिमांड को बढ़ाया, तो डिमांड को बढ़ाने के बाद जो है ये लाइन जो है सप्लाई वाला यहाँ कट रहा है, राइट, यहाँ हुआ। ये क्या है? 5 6 से ऊपर है, यानी मान लो 6.5 मान लो, तो ये कहीं ना कहीं कीमत बढ़ी है ना। यानी क्या है? सप्लाई हमारे पास सेम थी, सप्लाई कांस्टेंट है जितना, जैसे मान लो हमने जो प्रोडक्ट बना रहे थे, यानी 100 प्रोडक्ट हमने बना रहे थे, पहले 100 प्रोडक्ट हमारे देश में बन रही थी किसी चीज़ की, मान लो इस मार्कर के हम 100 उत्पादन कर रहे थे 100, और उसके बाद हमारी जो ये डिमांड थी वो थी 50, राइट। तो 100 में 50 थी तो उस टाइम कीमत कम थी, लेकिन अब जो है वो क्या हो गया? 200, यानी डिमांड क्या हो गया? अपने पास बढ़ गया। तो डिमांड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसकी कीमत पे भी आएगा, फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम सप्लाई तो बढ़ाए नहीं है, हमारे पास प्रोडक्ट सीमित है, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, और इसके वजह से जो महंगाई हमारे देश में आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? मांग जनित मुद्रास्फीति। आई होप कि आपको मांग जनित मुद्रास्फीति समझ में आया होगा, नहीं आया है तो एक बार फिर से समझिएगा। मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? कि वैसी इन्फ्लेशन, यानी हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की वजह क्या हो? मांग, है ना, यानी डिमांड। जैसे देखो मान लो अभी जैसे मान लो हमारे देश में ये मार्कर ही मान लेते हैं, इस मार्कर की डिमांड है, यानी 50 पीस मार्कर चाहिए देश में, और सप्लाई हमारे पास है 200 पीस, ठीक है। सेम एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन एक बार फिर से समझना। 50 पीस डिमांड था और 100 पीस अपने पास स्टॉक था,
तो इसकी प्राइस कम रहेगी क्योंकि स्टॉक में बहुत सारा है, राइट, यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या हुआ, जो डिमांड इसकी अचानक से हमने बढ़ा दी है, यानी इसकी डिमांड थी 50, अब हो गई डिमांड 150, हमारे पास सप्लाई सेम है, तो क्या इसकी कीमत बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इसकी कीमत बढ़ेगी। और वही कीमत जो बढ़ी और वही कितने % से बढ़ी, वही हम क्या बोलेंगे कि जो जितने % से बढ़ेंगी वो किसके वजह से बढ़ी, तो मांग, यानी डिमांड बढ़ गया जिसकी वजह से कीमत बढ़ गई, तो इसी इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, मांग जनित मुद्रास्फीति। देखो मांग जनित मुद्रास्फीति कई कारणों पर डिपेंड करती है, तो हम थोड़ा बहुत बताते हैं आपको कि किन किन कारणों पर। आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया है, सप्लाई सेम रखा है, पहले डिमांड कुछ और थी तो प्राइस अलग था, फिर हमने डिमांड जैसे ही बढ़ाया तो ये जो है प्राइस हमारी जो वस्तु की वो बढ़ गई, राइट। डिमांड हमने जैसे आगे किया, ये डिमांड की जो रेखा है इसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट किया हमने, डिमांड थोड़ा बढ़ा दिया तो प्राइस हमारी बढ़ गई, और यही जो प्राइस जितने % से बढ़ी होगी वो होगा मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति किन किन कारणों से होती होगी, है ना। मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण। देखो मांग जनित मुद्रास्फीति बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करती है, राइट। हाँ, तो मांग जनित मुद्रास्फीति बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करती है। एक तो सबसे पहला जो कारण हम देंगे कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, यानी जो मुद्रा है हमारे देश में, मनी सप्लाई वो ज़्यादा हो जाए, राइट। उसके बाद क्या है, दूसरा हम दे सकते हैं कि सरकार के जो व्यय है उसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, राइट। सरकार की व्यय जो है वो खर्चा जो है वो ज़्यादा हो जाए, यानी सरकार की व्यय ज़्यादा हो जाएगी। देखो ये सब नॉर्मल फैक्टर। तीसरा राजकीय प्रोत्साहन, नहीं राजकीय नहीं, राजकोषीय, प्रोत्साहन मैं सब समझा दूंगा, 1 मिनट रुको, आप पहले लिख लूं मैं। एक क्या है, राजकीय प्रोत्साहन हो गया, राइट। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, मुद्रा का मूल्यह्रास होना, मुद्रा का मूल्यह्रास। ओके, अब हम और कारण क्या दे सकते हैं, कर दरों में गिरावट, कर दरों में गिरावट हो सकता है, राइट। उसके बाद क्या है, काला धन एवं नकली मुद्रा, काला धन एवं नकली मुद्रा हो जाएगा, नकली मुद्रा मान लो, या नकली मुद्रा एवं काला धन, राइट। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि होगा तो ऑलरेडी हो जाएगा वो, है ना, जनसंख्या में वृद्धि। देखो इतने सारे पॉइंट है, और भी हो सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हो कि किन किन कारणों से मांग बढ़ेगी। अब थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, यानी मुद्रा आपूर्ति में मनी सप्लाई में किसी भी कारण से अगर वृद्धि हो जाती है, डजंट मैटर कारण क्या है, राइट। तो अगर मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, इससे डायरेक्ट मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर देश में जितने ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो लोग डिमांड भी तो करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 10 रुपये हैं तो हमारी कम डिमांड है, अगर हमारे पास कहीं से 20 रुपये आ गए तो हमारी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाने की वजह से मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तो एक कारण हम बिल्कुल बोल सकते हैं क्या, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि अगर होती है तो देश में मांग जनित मुद्रास्फीति का कारण बनती है, राइट। दूसरा क्या है, सरकार की व्यय, सरकार की व्यय मतलब होता है खर्चा। हम एक पढ़ेंगे टैक्सेशन सिस्टम में, तो उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। सरकार के व्यय और आय के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो, सरकार की व्यय यानी सरकार के खर्चे। अगर सरकार के खर्चे ज़्यादा हो जाए, यानी सरकार की व्यय में अगर वृद्धि हो जाए, यानी सरकार की जो खर्च है वो ज़्यादा हो रही है, तो खर्चे कहाँ आ रही है, खर्चे कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी में आएगी, अपने देश में आएगी, और इससे भी क्या होगा, इनडायरेक्टली मुद्रा की आपूर्ति में ही वृद्धि होगी। सरकार के खर्चे होंगे तो देश में होंगे, और उसमें क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति में ही इनडायरेक्टली वृद्धि होगी। तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, मुद्रा अधिक हो जाएगी, जिसके कारण मांग जनित इन्फ्लेशन आ जाएगी।
तीसरा क्या है, राजकीय प्रोत्साहन। राजकीय प्रोत्साहन क्या होता है, जब गवर्नमेंट अपने फंड से पब्लिक को पैसे वितरण करे या कुछ भी वितरण करे, यानी राजकीय प्रोत्साहन जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार पब्लिक को, जैसे मान लो बहुत सारा एमपी में चल रहा है, जैसे लाडली बहना योजना के तहत 2,000 रुपये शायद मिल रहे हैं सबको, है ना। तो ये यानी यहाँ पे भी इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इसमें भी हम मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि कर रहे हैं गवर्नमेंट के मीडियम से, है ना। एमएस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा क्या, मुद्रा का मूल्य ह्रास। मुद्रा का मूल्य ह्रास क्या है वो देखना। जैसे मान लो 1 रुपया है, यानी $1 50 की है, अब $1 हो गई 70 की, राइट। तो इससे क्या होगा, देखो जैसे मान लो ये भारत है, ये मान लो यूएसए है, भारत को निर्यात करना है, तो हमने निर्यात किया, हमने क्या लिया, यानी 1000 का हमने, जैसे $50 है, हमें मान लो क्या करें हम, जैसे देखो 1 लाख, ये मान लो इंडियन रुपए, 1 लाख इंडियन रुपए का हमने क्या किया, निर्यात। 1 लाख इंडियन रुपए का निर्यात किया, तो हमें डॉलर में कितने देने पड़ेंगे, 1 लाख का। 1 लाख का जो हम अगर निर्यात करेंगे तो हमें डॉलर में कितना देना पड़ेगा, बताओ। देखो 1 लाख है, तो 1 लाख को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 50 से अगर आप काटोगे तो वो आ जाएगा कितना, $2000, राइट। यानी $2000 अगर हम यूएसए को देते हैं तो ये हमें वो सामान, जो भी हमें मान लो मशीन चाहिए, जो भी हमें मशीन चाहिए वो $2000 में मिल रही है इस रेट पे, ठीक है। अब देखो, अब मुद्रा का मूल्य ह्रास हुआ। मूल्य ह्रास होने का मतलब है कि अब डॉलर 70 की हो गई, तो हमें सेम मशीन के लिए अब जो हमें पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा। सेम मशीन के लिए अगर वो 70 हो गई है तो हमें जो पे करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा। आप देखो, जैसे 70 को आप 1 लाख से डिवाइड करो, आई होप कि 1400-1500 के समथिंग आएगा। जैसे मान लो हम 1400 दे देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, सेम मशीन था, सेम मशीन जब डॉलर 50 रुपये के बराबर थी तो हमने $200 दे के मंगा लिए। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार थी उसमें हमने $200 उसको दिए, यानी यूएसए को, तो उनने हमें प्रोडक्ट दिया। अब क्या है, अब जो है 1400 का हो गया वो, क्योंकि इसका मूल्य ह्रास हुआ। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कितने, $600 की वृद्धि हुई। $600 हमने क्या किए, सेविंग किए, राइट। हमारे देश में $600 की वृद्धि हुई और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारे देश में इकोनॉमी की ग्रोथ करवा देगी। हमें हमारे देश में क्या करेगी, मुद्रा की जो आपूर्ति है उसको वृद्धि करवा देगी। और जैसे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो गई तो फिर क्या होगा, वही मांग जनित इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो आई होप आपको मुद्रा का मूल्य ह्रास आपको समझ में आया होगा। जब भी पैसे अपने जो है ना, पैसा डॉलर से कम होता है, इसे ज़्यादा होता है, दोनों स्थिति में मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है। तो एक लागत के हिसाब से होता है और एक मांग जनित। तो लागत जनित जब हम पढ़ेंगे जो दूसरा है, यानी ये इन्फ्लेशन के जो कारणों के आधार पर था ना, उसमें एक है मांग जनित मुद्रास्फीति और दूसरा क्या था, लागत जनित। सब लागत जनित में वो हम बताएंगे। इसमें देखो, जैसे प्राइस बढ़ गया, इससे भी हमने $600 हमारा सेव हो गया। $600 हमारे इकोनॉमी में इन क्या करेगा कहीं ना कहीं मुद्रा की आपूर्ति बढ़ा देगा और इन्फ्लेशन उत्पन्न कर देगा। कर दरों में गिरावट। कर दरों में गिरावट का क्या मतलब है, जो बैंक लोन देती है लोगों को, उसकी कर अगर गिर जाए, यानी मान लो टैक्स जो है गवर्नमेंट लेती है, जो भी बैंक है वो पब्लिक से जो टैक्स लेती है लोन देने के लिए, वो अगर कम हो जाए, मान लो लोन 0.5% पे मिलना शुरू हो जाए, राइट। कर दरों में गिरावट 0.5% से अगर मिलना शुरू हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मांग करेगा। यानी कर दरों में गिरावट होने से भी मांग जनित इन्फ्लेशन उत्पन्न हो सकती है, राइट। उसके बाद क्या है, नकली और काला धन। नकली और काला धन क्या है, यानी हमारे देश में कितने इकोनॉमी है ये हमारे गवर्नमेंट को अच्छे से पता है, राइट। जो लीगल धन है ये बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मान लो जो इनलीगल है, जो यानी काला धन हो गया, वो हमारे देश में मतलब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, बट वो देश में तो चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपूर्ति को बढ़ा रहा है, मुद्रा की आपूर्ति को, और जिसके कारण ये मांग जनित हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, ये तो क्लियर है, जनसंख्या में वृद्धि होगा तो जितने ज़्यादा जनसंख्या उतना ज़्यादा डिमांड, उतना ज़्यादा डिमांड तो फिर मांग जनित इन्फ्लेशन। तो ये था मांग जनित मुद्रास्फीति के कुछ कारण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सब इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, सब इनडायरेक्टली मनी सप्लाई जो है, मुद्रा के आपूर्ति उसको बढ़ा रहा है, राइट। और मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी में बढ़ रहा है, मनी सप्लाई यानी मनी ज़्यादा आ रहा है इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं वो
डिमांड पे असर करेगा, डिमांड को इंक्रीज करेगा, राइट। डिमांड को इंक्रीज करेगा तो जिसके वजह से इन्फ्लेशन आएगा और वो इन्फ्लेशन मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अपने पास क्या है, लागत जनित इन्फ्लेशन। तो अब दूसरा हम देखते हैं लागत जनित इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो ये टॉपिक जो है ना, ये आप खुद से भी सोच सकते हो, राइट। क्योंकि मांग यानी डिमांड बढ़ाना है, तो आप ऐसा सोचो ना कि क्या क्या होगा जिसके वजह से लोग डिमांड बढ़ाएंगे, यानी किन किन कारणों से, राइट। दूसरा क्या अपने पास, लागत जनित। लागत जनित मुद्रास्फीति। देखो लागत जनित मुद्रास्फीति क्या है, नाम से क्लियर होता होगा आपको कि जब लागत ही बढ़ जाए, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट जिसकी प्राइस 50 रुपये है, राइट, इस प्रोडक्ट की कीमत 50 रुपये है, बट इसको बनाने की जो कीमत है यानी जो लागत है वो बढ़ जाए, यानी ये जब 30 रुपये में बन रही थी तो कीमत 50 रुपये था, अब इसके बनाने की कीमत ही 50 रुपये हो गई है, तो क्या ये 50 की रहेगी, नहीं रहेगी, ये 70, 80, 90 जितना भी हो। इसमें अगर इसकी लागत में वृद्धि होने से क्या होगा, इसके प्राइस में भी वृद्धि होगी, जो इसके बाजार मूल्य है उसमें भी वृद्धि होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि लागत की वजह से, यानी प्रोडक्ट की लागत के वजह से जब कीमत बढ़ जाए, राइट, लागत की वजह से जब प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है तो उस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके भी कारण होते हैं बहुत सारे, तो चलिए हम कारण देखते हैं कि लागत जनित मुद्रास्फीति के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, उत्पादन के साधन लागत में वृद्धि। एक क्या है, उत्पादन के साधन लागत में वृद्धि। वस्तुओं की जमाखोरी, दूसरा हम ये बोल सकते हैं वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टेबाजी। वस्तुओं की जमाखोरी और सट्टेबाजी, राइट। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, और हो सकता है कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो जाए, ये भी हो सकता है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाए, यानी अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि, एक कारण हम ये भी दे सकते हैं, अप्रत्यक्ष। तो किसी कारण से अपना क्लास आज डिस्टर्ब हो गया, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अपन कल इससे आगे पढ़ेंगे क्या है लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण। यहाँ से हम कल देखते हैं कि आगे क्या है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।